गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में होगा लाइंस ऑफ फोर्सेस, डायपोल एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है भाई, तो फिर शुरू करते हैं तुरंत। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई। यानी हम लोगों को पता है कि अगर हम किसी चार्ज को ला करके यहाँ पे रखते हैं, अब ये चार्ज रखा होगा जिससे बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल, बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे पूरे के पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो जब ये लाइंस इस पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी तो इसके सराउंडिंग पार्ट में कहीं पर भी अगर हम किसी पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट पे हमको एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर के आए, तो इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी। यानी टेस्ट चार्ज पे यानी इस चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा पर यूनिट चार्ज वो क्या होगी, इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी ये चार्जेस के सराउंडिंग में कोई भी रीजन यानी किसी पार्ट की बात करें और वहां पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर के आए या दूसरा कोई चार्ज लेकर के आए, अब इस चार्ज पे जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा पर यूनिट चार्ज, उसे को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझिए भाई क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बट कंडीशन अप्लाई, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना ये होना चाहिए वेरी स्मॉल, तो लो मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, यानी नेग्लेजिबल मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। अब कितना भी नेग्लेजिबल आप लाओगे, लीस्ट अमाउंट आप चार्ज से तो कम हो भी नहीं सकता। ठीक है भाई, तो इतनी बात ये क्लियर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे जब बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने लिखना शुरू किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो फिर से वही चीज, यहाँ पे हमने रख दिया, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू। अब इस क्यू से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी, पॉजिटिव चार्ज से तो लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और इंफिनिटी पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाती है। यानी यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है भाई। इस पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब इनकी इंटेंसिटी को इस पॉइंट पे अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, एलिमेंट्री चार्ज लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज भी कहते हैं इसको। तो जो भी चार्ज लेके आएंगे मान लीजिए वो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, तो इस चार्ज पे एक अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। कितना फोर्स होगा, तो हम लिखते हैं क्यू, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। अब इसी फोर्स को अगर हम लिख दें पर यूनिट चार्ज, तो ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दिस फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होगी इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी सी फील्ड होगी। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाते, तो यहाँ पे जो ये हो गया आर यानी डिस्टेंस,
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी ये इनका ग्राफ होना चाहिए। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, जब हम इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी होगी। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो इस चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है वो हमें कितना दिख रहा है, स्मॉल आर। इस स्मॉल आर को हम लोग बनाएंगे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते वेक्टर फॉर्म में, तो ये होती Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और इसी यूनिट वेक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने में या 1 से डिवाइड करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो हो गया वो हो गया Q वेक्टर R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गई भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की। अब इसको देख करके ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। आर वेक्टर क्या है, कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, और ये मिनिमम सेपरेशन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसे ज्वाइन करने वाली लाइन के एलोंग होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब इतनी बात क्लियर है तो हम लोग कुछ आगे डिस्कस कर लेते हैं भाई। आगे डिस्कस करने के लिए देखिए, अभी अभी हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यानी अब अगर हमारे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से हम आर डिस्टेंस पे फील्ड लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे फ्रॉम चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगी। समझ गए भाई। और इसके डायरेक्शन किधर है भाई, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन अगर हम कहेंगे हमारे पास तो नेगेटिव चार्ज है और हम इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड लिखना चाहते हैं आर डिस्टेंस पे, तो फिर इसकी जो फील्ड होगी वो होगी टुवर्ड चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड तो सेम डिस्टेंस पे सेम होगा, ठीक है। बट नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड होगी टुवर्ड्स चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड होगी अवे फ्रॉम चार्ज, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है भाई, ये तो था भाई पॉइंट चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखिए हमारे पास में जो बॉडी होंगी, यानी या तो वो लीनियर बॉडी होगी, वन डायमेंशनल होगी, जैसे वायर होगी या कोई, या फिर टू डायमेंशनल बॉडी होगी। टू डायमेंशनल बॉडी यानी कोई डिस्क हो गई, या कोई स्फीयर है, या फिर कोई क्यूब है, थ्री डायमेंशनल बॉडी में। ठीक है, तो अगर हम इनको कुछ चार्ज देते हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल बॉडी को, तो अभी हमने बात किया यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉडी है। अभी इस वन डायमेंशनल बॉडी यानी कोई वायर है और इसको हमने चार्ज दे रखा है इस तरीके से चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज दिया तो पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेंथ इसकी कितनी है L, और चार्ज हमने इसे कितना प्रोवाइड किया हुआ है Q। तो अगर हम लिखें इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इस चार्ज पर यूनिट लेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा को क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ गया भाई। अब यहाँ पे देखिए भाई बात ये है कि जैसे मान लो कोई ये लाइन होगी और इसको आपने कुछ चार्ज भी गिवन, चार्ज दे रखा है इसे। अब आपको पता है कि इसमें जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ वो कितना है लैम्डा।
अब ये लैम्डा हमें पता है, तो इतने से अमाउंट की अगर हमें इलेक्ट्रिक यानी चार्ज निकालना है इस डीएच लेंथ में, तो कितना चार्ज हो जाएगा, कहेंगे डी क्यू होगा, और कितना होगा, कहेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ गए भाई? तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो चार्ज हो गया लैम्डा इंटू डी एक्स। अब इस डी क्यू की वजह से मान लो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी, तो इस डी क्यू से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर। अब यहाँ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डी और डी क्या होगी, कहेंगे डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अच्छा लिखना चाहें तो डी क्यू को क्या लिख देंगे, लैम्डा डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझिए भाई? अब इसे फंक्शन बना करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमें कब पता चलेगा कि जो चार्ज गिवन है वो चार्ज है या चार्ज डेंसिटी, तो देख करके हमको इसकी यूनिट से पता चलेगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। तो कूलम पर मीटर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। जो वन डायमेंशनल केस यानी वायर के केस में होगा, रिंग के केस में होगा। ठीक है भाई? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल बॉडी या 3 डायमेंशनल बॉडी। तो 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए जैसे हमारे पास में कोई ये प्लेट, अब इस प्लेट पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी चार्ज देंगे वो इसकी पूरी की पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसलिए इसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाएगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यह हो गया भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। चार्ज कितना दिया गया, क्यू, एरिया कितनी इसकी, ए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी जैसे ही हम यूनिट देखेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, हम समझ जाएंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब मान लीजिए ऐसी ही कोई बॉडी आपको मिल गई, तो पूरे तरीके से इसके सरफेस पे आपने चार्ज दे रखा है, और वो चार्ज इसके सरफेस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। अब इस चार्ज डेंसिटी की वजह से, और चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है भाई, सिग्मा, इसकी वजह से अगर हमें यहाँ पे इतनी सी एरिया का चार्ज कैलकुलेट करना हुआ, तो हम इतनी सी एरिया के चार्ज को क्या कहेंगे, डी क्यू। और डी क्यू को क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या चीज है, कहेंगे ये है डी ए, यानी स्मॉल या एलिमेंटल एरिया। ये क्या है, एलिमेंटल एरिया। तो इस एलिमेंटल एरिया पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू, और डी क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू डी ए। अब मान लीजिए हमको इसी की वजह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती, आर डिस्टेंस पे, कि यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए क्या करते हैं भाई, लिख देते हैं भाई डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अच्छा करते हैं भाई, तो डी क्यू की वैल्यू लिख लेते, यानी डी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, डीए का एक बढ़िया सा फंक्शन बनाएंगे। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अभी 10 मिनट बाद। ठीक है भाई? तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देख लेते हैं फिर हम लोग। अब मान लीजिए आपके पास में कोई 3 डायमेंशनल बॉडी, मान लो ये स्फीयर है, और कैसा स्फीयर है, कहेंगे नॉन कंडक्टिंग। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें चार्ज मूव नहीं करता। चार्ज को जहां पे रख दो वहीं पे रखा रहेगा, चार्ज मूव नहीं करता, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। क्या कहते हैं इनको, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है, v। तो यहाँ जब हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे,
तो इसे रो से डिनोट करेंगे और रो को कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन वॉल्यूम। और यूनिट अगर लिखे इसकी तो क्या होगी, कूलम पर मीटर। समझ गए भाई। तो ये हो गया चार्ज डेंसिटी, यानी सरफेस पे चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। लीनियर बॉडी है कोई वायर वगैरह तो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है देखो, या कोई क्यूब है तो वहां पे हम लोग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं। फिर अब एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि चार्ज डेंसिटी inside volume, inside sphere is varying according to relation rho is equal to rho naught 1 minus x upon r, where x is the distance from center. X is the distance from center and r is the radius of sphere. R is the radius of sphere, यानी ये जो स्फीयर है कोई वो स्फीयर की रेडियस है यार, और x कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, सेंटर से मेजर कर रहे हैं, तो पूरे स्फीयर में फिर कितना चार्ज होगा। अब इसे देखिए कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते, ये तो हो गया भाई स्फीयर। अब यहाँ सेंटर से हम पहुंच गए x डिस्टेंस, इसके बाद में हमने एक dx थिकनेस की शेल एज्यूम किया, तो जो dx थिकनेस है ये, इस dx थिकनेस की हमने यहाँ पे एक शेल एज्यूम कर लिया। अब इस शेल पे कितना चार्ज होगा वो लिखते हैं हम लोग। तो शेल का वॉल्यूम कितना होगा, कहेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर। कितना वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, यानी 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो इस पे चार्ज क्या होगा, हम कहते हैं dq होगा। dq कितना होगा, कहते हैं रो dv होगा। रो कितना है तो लिखते हैं रो नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन आर, और सरफेस यानी वॉल्यूम लिखते हैं तो 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसी dq को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमने लिख लिया भाई रो नॉट लिख लिया, 4 पाई भी हमने लिख लिया। फिर ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब dx अपॉन आर। अब इन्हें हमने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ से, जीरो से कैपिटल, यानी सेंटर से लेकर के पूरी रेडियस में कितना चार्ज होगा, इस तरीके से हमने इसे इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेट करने पे हमें पता चला कि रो नॉट 4 पाई होगा और ये हो जाएगा r की पावर 3/3 प्लस माइनस इधर हो गया r की पावर 4/4। अब इसे को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज कंटेन्ड बाय दिस स्फीयर। समझ गए? तो इस तरीके से चार्ज वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये रहा देखिए लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के टाइम पे बात किया था कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और कहाँ पे जाके खत्म होंगी, हम लोग कहते हैं अप टू इंफिनिटी। एग्जैक्टली सेम, अगर नेगेटिव चार्ज होगा
तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस आ रही होंगी इंफिनिटी से और कहाँ पे टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो नेगेटिव चार्ज पे जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस होंगी वो इंफिनिटी से आएंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होंगी वो इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन्स हैं ये कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। पहले चीज देखिए, यहाँ पे लिखा होगा आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ही लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात की थी। यानी ये जो फील्ड लाइन्स है कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं लाइन्स की वजह से होती है भाई, समझ गए भाई। और ये लाइन्स प्रोड्यूस कहाँ से होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहाँ होंगी, इंफिनिटी पे। नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी से आएंगी, पॉजिटिव पे खत्म होंगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है, उनकी बात करते हैं। देखिए जैसे लिखा है tangent to the electric field at any point give the direction of electric field at that point। अभी अभी हमने कहा था कि दो लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसका रीजन भी यही है। क्या रीजन है भाई, तो देखिए रीजन जैसे अभी अभी हमने कहा कि ये कोई लाइन ऑफ फोर्स है, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, लाइन्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ऐसे जा रही है लाइन। अगर इस लाइन के इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू एरिया एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंस लाइन वीक फील्ड, ठीक है। चलिए इनकी बातें तो भी हम धीरे धीरे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अभी अभी हमने आपसे बोला कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती, अब इंटरसेक्ट कर जाती तो इस लाइन का जो टेंजेंट होता वो इधर होता, यानी इस पॉइंट पे पता चला कि इधर फील्ड होनी चाहिए। और अगर हम ये ड्रॉ करें यहाँ पे, यानी इस लाइन के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे टेंजेंट तो पता चला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। यानी दो लाइन ऑफ फोर्सेस आपस में इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो लाइनें कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, ठीक है भाई। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्ज से ओरिजिनेट होंगे, टर्मिनेट होंगे, यानी बहुत सारे पॉइंट्स। तो वही सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे लाइंस किधर निकलती है, बाहर की तरफ। अब ये कोई कंडक्टिंग मेटल प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, तो जो ये लाइंस निकल करके आएंगे उस पे कैसे नॉर्मली बिल्कुल टर्मिनेट होंगी, ऐसे नॉर्मली आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पे नॉर्मली ये फील्ड लाइंस आ रही होंगी। क्यों आ रही होंगी, कहेंगे ये कंडक्टर है, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके टर्मिनेट हो जाएंगे कहाँ पे, मेटल प्लेट पे। अब अगर इस फिगर को हम लोग देखें तो यहाँ इतनी सी जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस के बीच में जो गैप है वो कम ज्यादा है। यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, ज्यादा है। बट ये सारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो गैप है वो गैप क्या है, वो तो इक्वल है, वो तो इक्वल है। बट डायरेक्शन इनकी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डायरेक्शन इनकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है। यहाँ पे अगर बात करें फील्ड लाइंस की तो यहाँ फील्ड लाइंस यानी यहाँ पे देखिए सेपरेशन कम और यहाँ पे सेपरेशन क्या हो गया, ज्यादा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फील्ड वेरी कर रही है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में।
यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन केवल सेम नहीं है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इन सब के बीच में देखिए सेपरेशन बिल्कुल ठीक है, बराबर सेपरेशन है, तो लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला फिगर जो है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही है, तो पहली चीज तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा, यानी अगर मान लीजिए इस चार्ज को हम कह रहे हैं Q1 और इस Q1 से ये जो लाइंस निकल रही है, ये देखिए बहुत सारी लाइंस, कितनी लाइंस है काउंट कर लीजिए। दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है देखो Q2, ये भी पॉजिटिव है, बट इससे जो लाइंस निकल रही है वो लाइंस देखो कम है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originate from Q1 is more than number of field lines originate from Q2, then magnitude of Q1 will be more than magnitude of Q2, यानी Q1 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, Q2 की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। तो इन्हीं फील्ड लाइन से हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में आपने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड लाइंस है वो रिपेल हो रही है, यानी इससे जो लाइंस निकल रही हैं वो भी ऐसे रिपेल हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नल पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज होता और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता, तो इससे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होते वो यहाँ पे जाकर के टर्मिनेट हो जाते, यहाँ से जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती वो यहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाती, यानी इस तरीके से कुछ फील्ड लाइंस होंगी। अब इनके मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं इनके, इसलिए उतनी ही फील्ड लाइंस यहाँ पे जाएंगी जितने फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये रिपल्सिव नेचर को, क्योंकि लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये लेंथ वाइज अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं और इलोंगेट भी कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस थी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा काम की बातें कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखिए डायपोल की अगर हम लोग बात करें तो डायपोल क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अनलाइक चार्ज होंगे, यानी टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ पे हम एक तो ये रख दिया हमने नेगेटिव चार्ज, दूसरा यहाँ पे हमने रख दिया ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्यू है और ये भी क्यू होगा। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायपोल, यानी एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, थोड़े से सेपरेशन में दोनों चार्ज रखे होंगे, तो इस कंबाइंड सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। अब इस डायपोल का जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके सेंटर से किया जाएगा, यानी ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। सारा कैलकुलेशन सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, इसी सेंटर ऑफ डायपोल से। तो इतनी से डिस्टेंस को हमने लिख दिया ए और इतनी से डिस्टेंस को लिख दिया ए, तो इसका जो टोटल सेपरेशन है वो कितना हो गया, 2a हो गया। अब यहाँ बात की जाती है डायपोल मोमेंट, एक नया टर्म इस्तेमाल होता है डायपोल मोमेंट। समझ गए, यहाँ पे एक नया टर्म इस्तेमाल होगा, कौन सा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की अगर बात किया जाए तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए हम लोग कोई भी एक चार्ज लिख लें। दो चार्ज है यहाँ पे, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है,
दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इन दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज लिखेंगे यहाँ पे, और फिर इन दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है, उस सेपरेशन डिस्टेंस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, 2a, 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2qa, और ये है डायपोल मोमेंट। ठीक है भाई, किसी भी डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, टोटल यानी आइदर चार्ज into total separation distance between two charges. यानी dipole moment of dipole is a vector quantity and its magnitude is defined by the product of either charge with total separation between two charges. फिर से सुनिए एक बार, dipole moment of dipole is a vector quantity and its magnitude is defined by the product of either charge with total separation distance between two charges. अब ये डायपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। यानी यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की। तो यूनिट के लिए अगर हम एसआई सिस्टम में चलते हैं, एसआई सिस्टम में चलते हैं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस को नापते हैं मीटर। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। डायमेंशन की अगर बात किया जाए तो कूलम होता है एम्पियर सेकेंड और डिस्टेंस होती है एल। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, ATL। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम में, इस सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, तो इस सीजीएस सिस्टम में जब हम बात करेंगे यूनिट की, तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है उसको कहते हैं स्टैट कूलम, ESU। डिस्टेंस को नापते हैं सेंटीमीटर में। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप यूनिट की बात करें तो सीजीएस सिस्टम में होगा ESU सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगी वो होगी ESU सेंटीमीटर, जिसको आप डिबाई भी बोल सकते हैं, डिबाई। तो ESU सेंटीमीटर इज आल्सो नोन एज डिबाई। ठीक है भाई, तो ये था डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। अब डायपोल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम एज shown in figure, एज shown in figure। फिगर क्या है, तो मैं फिगर ही बना देता हूँ भाई आपके लिए। तो ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने। साइड लेंथ कितनी है, ए, साइड लेंथ ए है इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे चार्ज है -2q, यहाँ पे चार्ज है +q, और ये भी हो गया +q। तो ये है सिस्टम, और इस सिस्टम का बताना है हमको डायपोल मोमेंट। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया भाई अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक -q चार्ज और एक ये +q चार्ज, ये बनाएंगे एक डायपोल मोमेंट। कितना हो गया, q इंटू, क्योंकि यहाँ इन दोनों चार्ज का जो टोटल सेपरेशन है वो a होगा। अब एक माइनस चार्ज यहाँ से और एक प्लस चार्ज, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे एक डायपोल मोमेंट। ये डायपोल बनाएंगे, जिसका डायपोल मोमेंट यहाँ भी कितना हो जाएगा, q इंटू a। अब डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर हमें इन दोनों डायपोल के बीच में एंगल देखना होगा। एंगल कितना है, थीटा। थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। तो फिर हम कहेंगे इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो नेट डायपोल मोमेंट होना चाहिए 2p cos थीटा बाई 2। तो 2 लिख दिया, p हो गया qa, और आगे लिखते हैं cos 30।
तो यहाँ से मिल जाएगा हमको क्यू ए रूट थ्री। यानी इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कितनी बात क्लियर होगी। या अगर आपको इस फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अंडर रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कॉस थीटा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरीके से वही आंसर आएगा क्यू ए रूट थ्री। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिर। तो आगे हम लोग बात करें, किस बात की बात करेंगे भाई, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो भाई देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में लिखा है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखनी है फील्ड। तो जब इस पॉइंट पे हम फील्ड लिखेंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से क्योंकि इतनी सी डिस्टेंस ये पता है आपको, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस भी क्या है ए। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर माइनस ए। और नेगेटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस की बात किया जाए तो क्या हो गई, आर प्लस ए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट सी है हमारा, ये पॉइंट सी इस पॉजिटिव चार्ज के पास में है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव चार्ज। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें कि इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी होगी, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो होना चाहिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस नेगेटिव चार्ज की जो चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस है r प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो क्या होना चाहिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है, तो पॉजिटिव चार्ज का की जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी। तो यहाँ जो, और दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है टुवर्ड्स चार्ज। यानी इस पॉइंट पे दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट फील्ड की अगर हम लोग बात करें क्या होगी, तो नेट फील्ड होगी पॉजिटिव वाली फील्ड माइनस नेगेटिव वाली फील्ड। यानी यहाँ पे अगर हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, ये होना चाहिए 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखते हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर अगर लिखें तो ये हो जाएगा 4 ए आर, सॉरी क्योंकि आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए आर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो सॉल्व होके इतना सा बच गया। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी भाई सबकी। भाई ये अमाउंट हो गया, तो अब इसको आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा फिर। तो आगे के लिए देखिए, अभी अभी हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी वो कितनी लिखी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखा हमने 4 ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हो गई 2qa इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2qa क्या होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, तो फिर ये हो गया भाई 2p r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप इसे 2kpr लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं k, तो इसे 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कितनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और, तो थोड़ी सी और बात क्या है कि अगर हम कहें कि एफ डायपोल इज वेरी स्मॉल, यानी डायपोल अगर हमारे पास बहुत छोटा होता तो फिर ए क्या होगा, लेस देन आर होगा, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते तो ये होता 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 का करते होल स्क्वायर, तो ये मिल गया था 2kpr अपॉन आर की पावर 4, या और अच्छा लिखे 2kp अपॉन आर की, यानी अगर डायपोल मोमेंट डायपोल हमारा बहुत छोटा सा है या न्यूमेरिकल में हमें किसी सेपरेशन की बात नहीं की गई, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि डायपोल इज वेरी स्मॉल एंड इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kp अपॉन r3। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। डायरेक्शन की अगर बात करें तो अभी हमने कहा था डायपोल ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हमने बोला था पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉइंट पे हमें फील्ड लिखनी, तो यहाँ पे पॉजिटिव की फील्ड तो इधर होगी, नेगेटिव वाली फील्ड इधर होगी। फिर हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है पॉइंट चार्ज की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस क्या है, दिस वन इज पॉइंट चार्ज, तो इसकी फील्ड होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। दिस वन इज आल्सो पॉइंट चार्ज, इसकी फील्ड क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट सेपरेट डिस्टेंस बिटवीन, but distance from negative charge is more than distance from positive charge, then यहाँ पे magnitude of electric field produced by positive charge will be more than electric field produced by negative charge। तो यहाँ जो नेट फील्ड होगी वो नेट फील्ड होगी इस डायरेक्शन, समझ गए। और ये नेट फील्ड कितनी है, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। अब अगर हम बात करें कि नहीं, हम तो यहाँ पे बात करेंगे, कोई बात नहीं। अगर ये पॉइंट है तो देखो ये पॉइंट जो है इस बार नेगेटिव चार्ज के पास में है, तो नेगेटिव की फील्ड तो टुवर्ड्स चार्ज होगी, बट पॉजिटिव यहाँ से ज्यादा दूर है और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होती है अवे फ्रॉम चार्ज, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेट फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि कोई भी डायपोल हो तो डायपोल के जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा दोनों पॉइंट पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ electric field produced by dipole in axial point is always directed in direction of dipole moment of system। यानी यहाँ पॉइंट है तो भी फील्ड इधर, और यहाँ पॉइंट है तो भी फील्ड इधर होगी। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब इतनी सी बात क्लियर है तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा क्या, तो यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये किसके लिए है? फॉर लार्ज डायपोल, ठीक है, बड़े से डायपोल के लिए। दूसरा अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब होगा। ये किसके लिए था? कहेंगे फॉर स्मॉल डायपोल। डायरेक्शन की बात की तो डायरेक्शन किधर होना चाहिए? दोनों पॉइंट पे अगर हम यहाँ बात करें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, और इस पॉइंट पे अगर रिजल्टेंट फील्ड की बात करें तो भी इसी डायरेक्शन में। समझ गए भाई? तो डायपोल एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई? बड़े से डायपोल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, छोटे से डायपोल के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है भाई? तो फिर हम लोग बात करते हैं अगले केस। और अगला केस क्या है यहाँ पे? तो ये आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल मतलब एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर लगा हुआ है, इस फिगर में ये नेगेटिव चार्ज है और देखिए भाई ये जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है? और इस पॉइंट पे हमें फील्ड लिखनी है। ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, वॉल, दीवार कह सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होगी वो किधर होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। और इस नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होगी वो किधर होगी? टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये बाइसेक्टर से डिस्टेंस मेजर किया गया आर, तो इतनी डिस्टेंस को क्या लिख दिया गया? ए। और इतनी डिस्टेंस भी क्या है? ए। तो फिर हम कहेंगे ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए? थीटा। ठीक है भाई? अब ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और ये एंगल थीटा है तो दिस वन इज आल्सो थीटा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा सा इनलार्ज करके हमने यहाँ पे रख लिया कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर और नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी देखो टुवर्ड्स। फिर हमने आपको बताया कि ये एंगल थीटा होगी। तो इस नेगेटिव को रिजॉल्व करते तो इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा? ई कॉस थीटा, और इधर क्या होगा? ई साइन थीटा। पॉजिटिव फील्ड को रिजॉल्व करते उसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या होता है? ई साइन थीटा। अब ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा और एक कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमको दिख रही है क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? ये जो डिस्टेंस है ये भी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, डिस्टेंस भी सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है भाई? इसलिए यहाँ पे ई साइन थीटा और ई साइन थीटा क्या हो गए? कैंसिल। और इस डायरेक्शन के ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, यही दोनों ऐड होकर के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है भाई? कितना क्लियर हो गया? तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हो। तो अभी हमने देखिए पॉजिटिव की अगर फील्ड लिखने की बात करें तो पॉजिटिव की जो फील्ड होगी यहाँ पे वो पॉजिटिव की फील्ड होना चाहिए। तो पॉजिटिव की फील्ड यहाँ पे होना चाहिए, कितनी होना चाहिए भाई? क्योंकि ये डिस्टेंस तो अभी अभी हमने लिखे थे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव वाली जो फील्ड है, चलिए अगले पेज पे लिखते हैं। तो पॉजिटिव वाली की जो फील्ड होगी वो होना चाहिए, यहाँ पे देखिए डाइपोल था नेगेटिव चार्ज और ये था पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटर और ये इतनी डिस्टेंस थी ए और इतनी डिस्टेंस थी ए। यहाँ आर डिस्टेंस पे हमें फील्ड लिखनी थी, तो फिर इतनी डिस्टेंस को हम देखें तो क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इसकी फील्ड भी बनाई थी हमने इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव फील्ड कितनी होगी तो अभी हमने लिखा था यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड किधर होगी, टुवर्ड्स चार्ज। तो इस नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड अभी हमने लिखा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू प्लस ए स्क्वायर। समझ गए भाई, ये दोनों के मैग्नीट्यूड होंगे। तो यहाँ दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गए, सेम। फिर हमने आपको बोला था कि ये वाई एक्सिस है, ये कंपोनेंट खत्म हो गए थे। यहाँ बचा था ये पॉजिटिव कॉस थीटा और ये नेगेटिव कॉस थीटा। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड है सेम। तो जो नेट फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए, तो नेट फील्ड क्या होना चाहिए, ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए हम यहाँ पे 2e cos थीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 2 लिखा, ई कितना हो गया के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात आ गई cos थीटा। तो ये एंगल थीटा है, cos थीटा कितना होगा फिगर में देखें तो ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू लिखा हमने a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया भाई के और 2qa जिसे हम लोग कहेंगे डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे हो गया भाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे के पी, क्योंकि ये हो गया डायपोल मोमेंट। केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायपोल की अलोंग इक्वेटोरियल पॉइंट। ये समझ में आ गया। पीछे जो आपने फिगर देखे वही यहाँ पे कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमने कैलकुलेट किया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। अब यहाँ बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए देखिए ये हो गया भाई डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे अभी 2e cos थीटा तो आपने इस साइड में ऐड किया था, तो नेट फील्ड इधर होगी। यहाँ पे अगर बात करें तो भी नेट फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर होगी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस आर थी। अब हम लोग बात करते हैं फॉर स्मॉल डायपोल। तो फॉर स्मॉल डायपोल, पोल अगर यहाँ पे बहुत छोटा होगा, ए होगा लेस देन आर, तो यहाँ पे फिर ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई के पी अपॉन, अभी हमने लिखा था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के पी अपॉन आर की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, के पी अपॉन आर क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके लिए फॉर स्मॉल डायपोल के लिए। और डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो ये आ गया देखो, यानी क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट तो करना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है क्यू। तो ये नेगेटिव चार्ज है क्यू और ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू।
x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, यानी ये पॉइंट z है कोई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो देख रहे हैं ये हो गया हमारा डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है। और डायपोल मोमेंट पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यानी फिर से समझो, ये कोई डायपोल हो गया और इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। तो हम सेंटर से इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो पोजीशन वेक्टर है x, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ से, थीटा। यानी थीटा एंगल पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, इस डायपोल को रिजॉल्व करेंगे। डायपोल को रिजॉल्व करेंगे तो एंगल साइड कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस कंपोनेंट। यानी इस डायपोल का इधर डायपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट कितना होगा, p cos थीटा। अब देखो, अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि हमारे पास में ये डायपोल है जो ऐसे रखा हुआ है और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है p cos थीटा, यानी ये कोई डायपोल है जो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, बट इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है p cos थीटा। तो अब अगर डायपोल हमारा इस डायरेक्शन में है तो ये जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट हो गया। ऐसा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। और एक्सियल पॉइंट है तो इस फील्ड को हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको, रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। और ये जो रेडियल कंपोनेंट है यहाँ पे कितना होगा, तो ये होना चाहिए 2kp cos थीटा अपॉन r, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होती है वो आपने पढ़ा था 2kp अपॉन r क्यूब। तो p नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, p cos थीटा। बात कर लेते हैं कि इधर की तरफ क्या होगा। तो इस डायरेक्शन में देखिए, यदि अब डायपोल का एक कंपोनेंट इधर हो गया p cos थीटा और इस डायपोल का एक दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया p sin थीटा। अब अगर हम सिमिलरली ऐसे ही एज्यूम करें कि ये हमारा डायपोल है और इसका डायपोल मोमेंट है p sin थीटा, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, तो इस डायपोल की वजह से, इस डायपोल की वजह से ये जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसे एंगुलर कंपोनेंट कहा जाता है और लिखते हैं kp अपॉन r क्यूब, बट हम लिखेंगे kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिल गए, एक kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, दूसरा कंपोनेंट है 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, and both component are perpendicular to each other. It means इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए इस डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होना चाहिए अंडर रूट रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस एंगुलर कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी जो नेट फील्ड यहाँ पे होगी वो हो गई के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा हमें, रिजल्ट ये हो गया भाई kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो होगी kp अपॉन r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ गए, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब हमने अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन अगर हम निकालें या डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहां से हमने शुरू किया, डायरेक्शन देखिए रेडियल वेक्टर से, और कितना बोल दिया कि एंगल यहाँ पे क्या हो गया भाई, थीटा हो गया।
तो एंगल जब थीटा की बात करेंगे तो ये एंगल हो गया देखो अल्फा। अब इस अल्फा एंगल को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अगर देखें तो ये tan अल्फा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया e थीटा अपॉन ई आर। तो ये हो जाएगा फिर साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। ये हो गया भाई tan अल्फा, यानी tan अल्फा इज इक्वल क्या हो गया 1/2 tan थीटा। तो डायरेक्शन हो गई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कहां से डायरेक्शन हमने लिखी है, कहेंगे ये है डायरेक्शन फ्रॉम रेडियस वेक्टर, डायरेक्शन फ्रॉम पोजीशन वेक्टर। समझ गए भाई, तो ये पोजीशन वेक्टर से डायरेक्शन होगी। अब इतनी बात क्लियर होगी तो फिर हम लोग आगे थोड़ा सा इसमें कुछ और देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं, तो भाई अब आगे अगर बात देखें तो अभी अभी हमने आपसे कहा कि ये इधर नेट फील्ड होना चाहिए इस डायरेक्शन में, और ये एंगल अल्फा होना चाहिए। अल्फा कितना होगा, अभी अभी लिखा था हमने tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कहां से लिखा था हमने, एंगल फ्रॉम पोजीशन वेक्टर। समझ गए भाई। और मैग्नीट्यूड अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने लिखा था Kp अपॉन r क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये दो चीजें हमारी समझ में देखो आ चुकी है कि इतनी बात हम लोगों ने अभी अभी लिख रखा है। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन फ्रॉम डायपोल मोमेंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो ये खत्म। अब हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं डायरेक्शन फ्रॉम डायपोल मोमेंट, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और ऐसे अभी अभी हमने बना रखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन्हें अगर हम पीछे प्रोड्यूस करके ऐसे लाते, ऐसे लेकर के आते, इस एंगल को क्या लिखा था हमने अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल थीटा हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा क्या है, देखिए ये है डायरेक्शन फ्रॉम डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट से कितने एंगल पे होगी, अल्फा प्लस थीटा। पोजीशन वेक्टर से कितनी होगी, अल्फा, और अल्फा क्या होगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। कितनी बातें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। चलिए भाई फिर क्वेश्चन की बात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने इसी में ऐड कर दिया। क्या लिखा, फाइंड द एंगुलर पोजीशन थीटा व्हेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इसकी फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, यानी जो इसकी फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, हमको तो वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब ये जो फील्ड है वो फील्ड एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अब अगर ये ऐसे होगी, हम इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस करके लाएंगे तो ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। या फिर इधर देख लो, सीधे सीधे अच्छा लगेगा। ये हो गया भाई देखो डायपोल मोमेंट, ये है पोजीशन वेक्टर, और ये एंगल थीटा आपको बताना है कि कितना हो, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड बिल्कुल डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये एंगल जो है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एंगल होता है
कितना होता है एंगल अल्फा प्लस थीटा, यानी अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम लोगों ने लिखा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अब ये हो गया भाई cot थीटा, ये क्या हो गया cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा हो गया। यहाँ कहेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और tan थीटा यहाँ कैलकुलेट करें तो क्या आएगा √2, तो थीटा यहाँ पे क्या होना चाहिए 55 डिग्री। यानी अगर ये थीटा की वैल्यू 55 डिग्री हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ गए भाई, इतनी बात क्लियर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग, तो ये कोई रिंग दिख रही है, इस रिंग पे कुछ चार्ज गिवन है भाई, तो जो चार्ज है वो रिंग के पूरे सरकमफ्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमें यहाँ से r डिस्टेंस पे यानी इस पॉइंट पे लिखना है इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई इसकी रेडियस, ये क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई। अब रेडियस हो गई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कोई दूसरा पेज लेके आते हैं भाई। तो देखिए भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिंग, तो यहाँ पे समझिए ये समझ में आएगा आसानी से, यानी हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए ये तो हो गई भाई रिंग, और ये रिंग हमारी जो है ना वाई जेड प्लेन में रखी हुई है, ये हो गई रिंग की रेडियस, ये है रिंग का सेंटर, और यहां से x डिस्टेंस पे हमें लिखनी है फील्ड। समझ गए, x डिस्टेंस पे फील्ड लिखनी है। जो चार्ज है वो रिंग पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पूरा का पूरा चार्ज रिंग पे आपने इस तरीके से दे रखा है। टोटल चार्ज कितना है रिंग पे Q। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनसे लाइंस निकलती हैं अवे फ्रॉम चार्ज, तो यहाँ ये इतना सा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो इससे बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन के लिए जा रही होंगी, इसलिए पूरे रिंग को एक साथ कंसीडर करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब ये जो छोटा सा एक एलिमेंट लिया हमने यहाँ पे, ठीक है भाई, तो ये एलिमेंट ले लिया और इस पे चार्ज कितना हो गया dq। इस dq की वजह से अगर हम यहाँ फील्ड लिखना चाहें तो यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए फील्ड होगी dE, और dE कितनी होगी तो कहेंगे dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इतनी सी डिस्टेंस अगर लिखें तो ये है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, एक और एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे ठीक अपोजिट, यहाँ पर भी कितना चार्ज है dq, ये dq भी पॉजिटिव है तो इसकी भी फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए अवे फ्रॉम चार्ज, और कितनी होगी dp होगी, सेम अमाउंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सेम अमाउंट कितना dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे बना दिया भाई
यहाँ पे हमने बनाई y एक्सिस, गड़बड़ हो गया है, यानी ये हो गई y एक्सिस और इधर बना दी हमने ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस। अब देख, इतने से एंगल को अगर हम कहें थीटा, तो ये एंगल में क्या होना चाहिए, थीटा। तो DE का जो इधर कंपोनेंट है वो हो जाएगा DE cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा DE sin थीटा। अब इस एंगल की अगर बात किया जाए तो दिस वन इज आल्सो थीटा। अब ये भी थीटा है, तो इस DE का इधर जो कंपोनेंट होगा वो भी होगा DE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा DE sin थीटा। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग d sin थीटा और d sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, d sin theta and d sin theta are equal and opposite, then they will be cancelled, यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये कंपोनेंट जो है वो सब एक डायरेक्शन में है, तो ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ लिखेंगे वो हम लिखेंगे DE cos थीटा, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम cos थीटा, यानी हम यहाँ पे 2DE cos थीटा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका भी एक रीजन, क्योंकि जब हमारे पास में देखो एक इतनी सी ये रिंग है, इस रिंग के अगर इतने से पार्ट को हम इंटीग्रेट करें तो इससे हम पूरी रिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक बार में, इसलिए हम यहाँ पे 2d cos थीटा नहीं लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पे DE नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखा हमने DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और cos थीटा भी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। पूरे को कैलकुलेट करें तो ये हो गया x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो गया DQ। इनको इंटीग्रेट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई भाई QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, यानी रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी सी होना चाहिए। Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, x है डिस्टेंस फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, r है रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते ही हो, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की अगर बात करें, और हमने कहा कि ये रिंग है और रिंग पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखिए हमने एक रिंग और बनाई, और इस रिंग पे हमने बोल दिया कि ये नेगेटिव चार्ज, इस रिंग पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब अगर बात किया जाए कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर है, तो इसकी फील्ड इधर होगी अवे फ्रॉम सेंटर, और इस डायरेक्शन में बात करें तो भी इधर होगी अवे फ्रॉम सेंटर। अब यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये इसका सेंटर है। अब यहाँ अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड होगी टुवर्ड सेंटर, यहाँ इस डायरेक्शन से देखें तो भी फील्ड किधर होगी, टुवर्ड सेंटर।
तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी टुवर्ड्स सेंटर, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड जा रही होगी अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और फील्ड का जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला होगा E इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। समझ गए? तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कुछ और बातें करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इतना क्लियर हो गया तो फर्दर कुछ और डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए देखिए फिर पहला पॉइंट हमने लिखा कि ई एट सेंटर ऑफ, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहते हैं? सेंटर। तो सेंटर के लिए फिर एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। हमने कहा कोई बात नहीं, सेंटर पे 0 है तो हम बात कर लेते हैं नियर द सेंटर। नियर द सेंटर यानी जैसे ये रिंग है, ये इसका सेंटर है। अब हम यहाँ फील्ड निकालना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो x है वो x क्या होगा? लेस देन r। तो एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे फिर हम लोग? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखते हैं आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया 0, पावर करते हैं 3/2। तो ये सॉल्व होके मिलेगा क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी। यानी अगर हम सेंटर पे बात करते हैं तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। लेकिन अगर हम सेंटर से थोड़ा लेफ्ट या राइट हो जाते हैं, अलोंग द एक्सिस मूव करें टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, यानी थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। ठीक है भाई, तो हमने कहा इंक्रीज हो रही है फील्ड तो होने देते हैं। अब हमने कह दिया सेंटर से बहुत दूर चले जाएंगे, यानी तीसरे पॉइंट पे हमने बात की कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सेंटर से बहुत दूर। ऐसी कंडीशन में x क्या होगा? ग्रेटर देन r। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, ये हो गया क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर को 0 किया, एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो गया भाई क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। यह सॉल्व होके मिला क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी रिंग हमारी पॉइंट चार्ज का नेचर देने लगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance, and ring also behave like point charge because electric field produced by ring at very large distance from center is also very inversely proportional to square of distance। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ बात तो सोचने वाली है कि जो फील्ड पहले इंक्रीज हो रही थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अब वो फील्ड हो गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी पहले फील्ड सेंटर पे क्या थी? 0। एक्स जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे इंक्रीज हो रही थी। अब इंक्रीज होते होते कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम हुई होगी, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आया होगा जहां फील्ड मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद में फिर डिक्रीज होने का नंबर आया होगा, तब आज हमको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे तरीके से हो गया फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैक्सिमम कहाँ हुई, अब उस पॉइंट को ढूंढते हैं हम लोग। तो इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर है तो उस पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो फिर क्या होना चाहिए, कहेंगे देन फॉर ई मैक्स, और इसके लिए फिर डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल क्या होना चाहिए, 0। यानी ये मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है, इसे अप्लाई करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने लिख लिया एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट थी इसलिए हमने हटा लिया। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें, लिखे डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखते, फिर करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अपॉन में हमको लिखना चाहिए था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टीयू, क्योंकि बेस का स्क्वायर करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम, कलर चेंज हो गया, तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है भाई, और इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया भाई 1। फिर लिखा हमने माइनस x को लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया भाई 3/2। फिर क्या होगा 2x भी आएगा, और क्या होगा कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 में 1 माइनस होगा तो हाफ बचे। अपॉन में हम लिख रहे होते भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। फॉर मैक्सिमम की डी अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए 0। तो जब हम 0 लिख रहे होते तो ये होता आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस, तो खत्म हो गया भाई, कितना बचा 3x स्क्वायर, और ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हो गई 1/2। ठीक है भाई, तो ये हो गया भाई। अब इसे को और सॉल्व करें तो ये रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब ये वाला ब्रैकेट से तो ये पावर खत्म हो जाएगी, तो इधर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर, और x इज इक्वल क्या हो गया r/√2। यानी सेंटर से जब डिस्टेंस हो जाएगी r/√2 तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, समझ गए भाई। और उसके बाद फिर होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू r/√2। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे इसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर देखो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देखो Q, x की जगह पे क्या लिखते हैं हम r/√2, अपॉन में लिखते हैं 4πε0। ये हो गया r स्क्वायर, x की जगह पे r/2 का स्क्वायर हो गया, पावर हो गया 3/2। r/√2 था ना, स्क्वायर करेंगे तो r²/2 हो गया। अब इसे को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रिंग, वो एक्स की वैल्यू डाल देंगे तो आ गई। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो इसका जो ग्राफ होगा वो देखिए यहाँ से, इधर अगर हम लिखें एक्स, इधर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा।
यानी इस पॉइंट पे यही है x इज इक्वल टू आर अपॉन रूट टू। यहाँ तो फील्ड क्या होगी मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होनी शुरू होगी, अब आगे होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। समझ गए भाई? तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो फिर हम लोग कुछ और देख लेते हैं। अब और क्या देखेंगे भाई? तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ गया। A negative charge particle of Q and mass m is released near the center along the axis of ring. Then describe the motion of charge particle. Very good. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए भाई, ये होगी रिंग। अब रिंग चार्ज रिंग है तो इस पे कुछ चार्ज हो गया। चलिए भाई, ये रिंग की रेडियस होगी। अब ये एक्सिस के पास यहाँ कहीं आप एक छोटा सा चार्ज रख रहे हैं और वो चार्ज क्या है -q और मास वेग का है m। तो भाई सीधे सी बात है, x यहाँ क्या है लेस लेस देन r, तो फिर इस डायरेक्शन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होना चाहिए? q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ फोर्स कितना हो गया कहेंगे -q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड q x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि फोर्स क्या होगा QE। तो ये फोर्स हो गया। अब हम इसी फोर्स को अगर फिर से देखें तो ये जो फोर्स है वो हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये लिख दिया हमने x। तो यहाँ जो इतनी सी ये वैल्यू दिख रही है आपको इस ब्रैकेट में, ये जो वैल्यू दिख रही है ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ फोर्स क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। यह फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स रेस्टोरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? रेस्टोरिंग नेचर का फोर्स हो जाता है। अब रेस्टोरिंग नेचर का जब फोर्स लगता है तो वो फोर्स फिर एस एच एम करवाता है। क्या करवाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी हम कहेंगे कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए इतना क्लियर हो गया। फिर अब अगर ये एसएचएम करेगा तो आगे बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो अभी अभी देखो हम लोगों ने फोर्स लिखा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये हो गया x। अब एसएचएम में जो फोर्स होता है वो होता है -m ओमेगा स्क्वायर x। पढ़ा होगा आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो m ओमेगा स्क्वायर x होता है। तो हम यहाँ इन दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे, यानी -m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल -q इनटू x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो x कैंसिल हो गया भाई और ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, यानी ये हो गया ओमेगा। ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन क्यू, यानी ये पार्टिकल का होगा टाइम पीरियड। और पार्टिकल क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा जिसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अपॉन
Q2। ठीक है भाई, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आ गया, चार्ज Q2 of mass m revolve around a stationary charge Q1 in circular orbit of radius small r. The orbital periodic time of Q2, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। देखिए अब ये हो गया सर्किल, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ से r डिस्टेंस पे ये दूसरा चार्ज है, यहाँ पे इसको कह रहे हैं Q2। अब ये नेगेटिव, समझ गए भाई, तो ये हो गया भाई Q2। तो यहाँ पे इस लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लगे, फोर्स क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स इसको खुद रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम कहेंगे यही फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर हम लिखते हैं भाई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। समझिए भाई, यह टाइम पीरियड निकालना है, डायरेक्ट लिख दो भाई एम आर ओमेगा एक्स। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा हमको, कितना मिलेगा भाई, ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, एम आर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू। ये हो गया भाई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है भाई, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर लिखते हैं, यानी ओमेगा स्क्वायर अभी हमने लिखा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ओमेगा को फिर से लिखेंगे 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2। चलो भाई, कोई आंसर आएगा, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के का इस्तेमाल कर दिया है, तो के फिर Q1 Q2 के साथ हो जाएगा और 2 पाई अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यानी आंसर डी। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़े तो यहाँ पे मिल गया, देखो इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक क्या है तो बेकार का टर्म हो गया, यानी स्फेरिकल सेल की बात हो रही है। तो इस स्फेरिकल सेल की अगर बात करें तो ये हो गया भाई सेल, यानी होलो स्फीयर। अब इसे जो भी चार्ज दिया जाएगा पूरा चार्ज का होगा इसकी सरफेस पे होगा। अब हम लोग इसी की बात कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा इसकी सरफेस पे। देखिए यहाँ पे एक बात होती है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट एनी पॉइंट इज सिमेट्रिक। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट any point is symmetric, then total charge of body assumed to be concentrated at that point like a point charge। मतलब यह है कि इतने से स्पेस में देखे बहुत सारा चार्ज भरा पड़ा। अब हमने यहाँ से इसके सेंटर से कैलकुलेशन शुरू किया कि अगर हम इधर आर डिस्टेंस मूव करते हैं और क्यू चार्ज मिला, इधर जाते हैं फिर चार्ज क्यू मिल गया, इधर आर डिस्टेंस जाने पे भी उतना ही चार्ज है,
इधर आर डिस्टेंस जाने पे भी उतना ही चार्ज मिलता है। मतलब हम इस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो पूरा चार्ज हमको सेम चार्ज मिलता है। इसका मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन दिस स्पेस वो सिमेट्रिक है अबाउट सेंटर। तो इस पूरे स्फीयर के चार्ज को पूरे के पूरे स्फीयर के चार्ज को हम इसी पॉइंट पे एज्यूम करेंगे और पॉइंट पे एज्यूम करेंगे इसलिए हम इसको कहेंगे पॉइंट चार्ज। यानी पॉइंट क्या है, एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। पॉइंट का वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास भी जीरो होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पॉइंट मास एंड पॉइंट चार्ज नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, देन point charge and point mass are assumed physical quantity. If distribution of mass about any point is symmetric, then total mass of body assumed to be concentrated at that point like a point mass. Similarly, if distribution of charge about any point is symmetric, then total charge of body assumed to be concentrated at that point like point charge. तो यहाँ पे अब हम इस स्फीयर में अगर आते हैं और ये हम कहीं इसका सेंटर है और यहाँ से आर डिस्टेंस हम चल के जाते हैं तो हमें चार्ज मिल जाता है। इधर आर डिस्टेंस जाएंगे चार्ज मिलेगा, इधर आर डिस्टेंस जाएंगे चार्ज होगा, इधर आर डिस्टेंस जाएंगे चार्ज होगा। यानी सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम आर डिस्टेंस चलते हैं तो हमें चार्ज मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। तो पूरा का पूरा चार्ज जो बॉडी पे है वो हम एज्यूम कर सकते हैं सेंटर पे, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेंटर इज सिमेट्रिक, then total charge contained by a sphere is assumed to be concentrated at the center of a sphere like a point charge. ठीक है भाई। अब पॉइंट चार्ज की तरीके से अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो फिर इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे हम लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा यहाँ क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, सिग्मा। तो यहाँ दो चीजें लिख सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, कहेंगे सरफेस। अब हम बात करते हैं इनसाइड स्फीयर। इनसाइड स्फीयर की अगर बात किया जाए स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ देखिए अगर हम इधर x डिस्टेंस चल के जाएंगे तो इतने से रीजन में कोई चार्ज नहीं है, यानी हमें यहाँ कोई चार्ज नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर यही बात हम कहें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे, आउटसाइड द स्फीयर, यानी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चाहिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर डिस्टेंस, तो यहाँ के लिए भी ये स्फीयर क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यानी जब सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, सरफेस पे क्या होगी मैक्सिमम, सरफेस के बाहर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। अब अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अभी अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या हो गई, जीरो। फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, उस सरफेस पे क्या है, मैक्सिमम, और सरफेस पे मैक्सिमम है कितनी है, तो वो हमने लिखा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, where R is the radius। फिर हमने लिखा कि आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर,
और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हमने Q/4πε0 स्मॉल r स्क्वायर, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इसे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते, इधर हम लिखे डिस्टेंस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए सेंटर से इनर सरफेस तक कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सरफेस पे मैक्सिमम होगी, देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होगी। तो यहाँ सरफेस पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम, डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ होना चाहिए, किसके लिए, सॉलिड शेल के लिए या स्फेरिकल शेल के लिए, समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग, कितना क्लियर हो गया। वैसे स्फेरिकल शेल को भी 2 मिनट बाद में और लंबा खींचते हैं, पहले देख लेते हैं कुछ और तो नहीं है, ठीक है भाई। तो है भाई, क्या है, देखो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, ये यहाँ आ गया है, यहाँ होना चाहिए था 3r/2, यानी 3r/2 from the center of charge conducting spherical shell of radius r is E, then electric field at distance r/2 यहाँ आ गया है, r/2 यहाँ होना चाहिए, r/2 from center of sphere। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी अभी हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या होगी, जीरो। तो r/2 डिस्टेंस तो ये होगी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो, क्योंकि जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पे। तो इसके वजह से फील्ड केवल कहाँ होगी, सरफेस पे होगी, सरफेस के बाहर होगी, अप टू इंफिनिटी होगी, कहीं पर भी हो सकती है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। हाँ, ये r डिस्टेंस है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, कितनी, ई डैश क्या होगी, Q/4πε0 r स्क्वायर। बट गिवन है कि 3r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E और है Q/4πε0, 3r/2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो इतनी फील्ड है इसको कह रहे हैं E। तो सरफेस पे तो हो जाएगी ई डैश, मतलब हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लें, Q ये हो गया 4πε0 इंटू E, और ये रहा 9r²/4। अब ये Q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो सरफेस की फील्ड मिल जाएगी, बट इनसाइड क्या होगी, बट इनसाइड ई होगी जीरो, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी करेक्ट आंसर ए। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब और आगे देख लेते हैं क्या है भाई, तो और आगे भी कुछ है, ये देखो आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज Q/-2Q, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है भाई। तो और अगला देख लो भाई, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P sin 64p are placed in opposite direction on line at distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at point between the dipole whose distance from dipole moment P is. क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। चलो लिखा है 64p है, कोई बात नहीं। टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P and 64p are placed in opposite direction. Take line at distance 25 centimeter. The electric field will be zero at point between the dipoles. भाई एक डायपोल हमने ये रख दिया, इसका डायपोल मोमेंट है P। एक डायपोल और यहाँ पे रख दिया गया भाई, इसका डायपोल मोमेंट हो गया 64p, और इनके सेंटर से इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया भाई,
आर लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर है। अब हमने मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सियल पॉइंट पे इसकी जो फील्ड होगी इधर होगी E1 और इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसलिए इसकी फील्ड इधर होगी E2। अब मेरे इस पॉइंट पे फील्ड 0 है तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ E2 होना चाहिए। तो इसकी फील्ड लिखे तो ये होता है 2kp, स्मॉल डायपोल लिखे होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि डिस्टेंस नहीं गिवन है तो स्मॉल डायपोल हो गए। तो 2kp अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 2k 64p अपॉन में हो जाएगा 25 माइनस x का। अब आप देखिए यहाँ से k और p तो कैंसिल हो जाएंगे, k और p कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 128। 128 क्यों बचेगा भाई, नहीं बचेगा। चलो अभी तो फिर जे 2 काट के इसको 64 कर दो, अपॉन में हो गया भाई 25 माइनस x, तो ये हो गया भाई 25 माइनस x अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो 25 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी यहाँ से क्यूब रूट निकाल दिया गया। तो 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू होगा 5 सेंटीमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं और आगे क्या है भाई। ये क्वेश्चन मिल गया, क्या लिखा है, चार्ज ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with speed v naught, the value of coefficient of friction, if kinetic energy of block remain constant, kinetic energy of block remain constant, very good question। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है ब्लॉक का मास तो पहले से ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहे, वेलोसिटी में कोई फर्क ना आए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ऐसा एक कंडीशन पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q है तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर QE, और इस डायरेक्शन में क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन। अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, तो फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू mg। यानी अगर ये म्यू mg जो फ्रिक्शन है वो QE के अगर बराबर हो गया, QE के बराबर हो जाएगा तो फिर नेट फोर्स हो जाएगा 0। पार्टिकल यानी ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहेगा तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। यानी अब म्यू क्या होना चाहिए, तो वो हो गया QE अपॉन mg, यानी ये होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है भाई, कितना क्लियर हो गया भाई। तो ये था हॉलो स्फीयर। अब इस हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बातें फिर बाद में होगी, तो इतना क्लियर हो गया भाई। तो इसी के साथ आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, यानी रिमेनिंग पार्ट जो है अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय।